अध्यक्ष जी, ये याचिका समिति की रिपोर्ट जो है सभी हमारे मेंबर्स के सामने है और मैं आप लोग से निवेदन करूंगा और इस सदन से निवेदन करूंगा कि इसकी कॉपी हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट की है। सभी सदन के मेंबर्स के पास ये कॉपी है। सब लोग इस समिति की रिपोर्ट को पढ़ें, इसका अध्ययन करें और उसके लिए हमारी समिति के सदस्य होने के नाते मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू सदन के सामने रख रहा हूं, मगर इसके ऊपर जो डिस्कशन है वो बेहतर तरीके से तब हो जब सभी मेंबर जो है इस रिपोर्ट का एक अध्ययन कर लें। तो अध्यक्ष जी, ये मामला जो है ये दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का है और हम सब विधायक ये बात समझ सकते हैं कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अंदर वो लोग जाते हैं जिनके पास और जगह महंगा इलाज कराने की अक्सर क्षमता नहीं होती। अमीर आदमी तो अगर सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराना चाहता तो प्राइवेट में भी करा लेता है, मगर जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जिनके पास इन अस्पतालों के बाद ऐसा कोई रास्ता नहीं बचता कि उनका इलाज हो सके और ज़्यादातर लोग गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, परेशान होते हैं। कई जगह तो जो इकलौता कमाने वाला आदमी होता है उसी को बड़ी बीमारी हो जाती है, पूरा परिवार उसके ऊपर आश्रित होता है और वो लोग सरकारी अस्पतालों के अंदर इलाज कराने जाते हैं। दिल्ली की चुनी हुई सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बताई जाती है कि सरकारी अस्पतालों के अंदर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। मुफ्त की या निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध हैं, निःशुल्क डायग्नोस्टिक सर्विसेज उपलब्ध है और निःशुल्क जो है सारा का सारा उपचार हो, चाहे बड़े से बड़ा ऑपरेशन हो, सर्जरी हो, वो वहां पे उपलब्ध है। और जब दिसंबर में कॉरपोरेशन के चुनाव, नगर निगम के चुनाव दिल्ली के अंदर हो रहे थे, उससे कुछ महीने पहले दिल्ली के इन सरकारी अस्पतालों के खिलाफ और मैं समझता हूं दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया अध्यक्ष जी। और इस षड्यंत्र के अंदर बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए आईएएस अधिकारी शामिल थे, उनके ऊपर बैठे हुए उनसे भी बड़े आईएएस अधिकारी शामिल थे और जो समिति के सामने आया है इस षड्यंत्र के अंदर बड़े बड़े लोग शामिल थे अध्यक्ष जी। जब समिति को ये कंप्लेंट मिली त्रिलोकपुरी से, हमारे विधायक साथी बैठे हैं, नहीं त्रिलोकपुरी से आई है, त्रिलोकपुरी से एक हैं राहुल, वहां से कंप्लेंट आई और हमारे कुलदीप भाई ने इसको स्पीकर साहब को फॉरवर्ड किया और उसमें बताया गया कि इन अस्पतालों के अंदर जो पहली बार मरीज अंदर घुसता है तो सबसे पहले वो ओपीडी के काउंटर पे जाता है। उस ओपीडी के काउंटर पे लाइन लगी होती है, उस लाइन में उसका नंबर आता है तो वो बताता है मुझे ये तकलीफ है और ओपीडी काउंटर पे उसका एक कंप्यूटराइज्ड कार्ड बनता है और उसको बताया जाता है फलां नंबर कमरे में जाके फलां डॉक्टर को दिखाइए। तो वो ओपीडी काउंटर पे जो बैठा हुआ आदमी होता है उसके पास ये नॉलेज होती है कि अगर इसको मान लीजिए पेट में दर्द है तो इसको मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भेजूंगा, अगर इसको सर की तकलीफ है और उसको लगता है कि ये न्यूरो का मामला है तो वो न्यूरो सर्जन के पास भेजेगा, न्यूरो की मेडिसिन का मामला लगता है तो न्यूरो मेडिसिन वाले के पास भेजेगा और बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे तय होता है कि उस दिन की उसकी जो पूरी दिहाड़ी खत्म हुई है, जहां से वो नौकरी से अपनी छुट्टी लेके गया है,
और वो पूरे दिन उस अस्पताल में लगाएगा, उसका कुछ काम वहां पे बनेगा। 6 महीने पहले अध्यक्ष जी एक षड्यंत्र की शुरुआत हुई कि जहां जहां पे भी ओपीडी काउंटर्स पे ये जो डेटा एंट्री ऑपरेटर बैठते थे, ये जो बच्चे यहाँ पे कंप्यूटर की स्लिप बना के ओपीडी कार्ड बनाते हैं, इनके टेंडर जहां जहां पे भी जिस जिस अस्पताल के अंदर खत्म हुए और उन अस्पतालों ने कहा कि अब हम इसको रीटेंडर करेंगे, दोबारा से कॉन्ट्रैक्टर मंगाएंगे, वो फाइल अस्पतालों से हेल्थ डिपार्टमेंट में गई। सेक्रेटरी हेल्थ मिस्टर सिंगला है, अनिल सिंगला नाम है उनका, अमित सिंगला नाम है, उनके पास गई। उन्होंने ये फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज दी। हफ्तों तक घूमती घूमती ये फाइल जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो चीफ हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस एएस वर्मा, आशीष चंद्र वर्मा, एसी वर्मा, उनके पास गई। और उन्होंने क्या किया अध्यक्ष जी, जो काम सालों से चल रहा था, किसी अस्पताल के अंदर 10 काउंटर हैं, 10 ऑपरेटर हैं, किसी अस्पताल के अंदर 20 काउंटर हैं, वहां पे 20 को ऑपरेटर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर 20-20 हजार रुपए वाले लोग, उनके लिए आपकी दिल्ली सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या लिखते हैं फाइल पे कि ये टेंडर आप तब कर सकते हैं जब आप इसके अंदर एक स्टडी करा लें, जिसको कहते हैं एआर स्टडी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट एक स्टडी करेगा कि इस अस्पताल के अंदर कितने ओपीडी काउंटर चाहिए। और अध्यक्ष जी उस एआर स्टडी के नाम पे उस अस्पताल ने अपने जो ओपीडी काउंटर पे जो लड़के बैठते हैं उनकी छुट्टी कर दी एब्रप्टली। मतलब अगले दिन से उस अस्पताल के ओपीडी काउंटर पे बैठने वाला ही कोई नहीं। और ये बात मैं बता रहा हूं आपको जून जुलाई 2022 की। और वहां पे एआर स्टडी चल रही है, एक अलग डिपार्टमेंट उसकी स्टडी कर रहा है। उसके बाद किसी दूसरे अस्पताल के अंदर टेंडर खत्म हुआ, उसकी फाइल सिंगला साहब के पास गई, सिंगला जी ने फाइनेंस सेक्रेटरी को भेज दी, एसी वर्मा के पास गई, एसी वर्मा जी ने वही कहा इसके अंदर एआर स्टडी होनी चाहिए। ऐसे करके दर्जनों अस्पतालों में, और हो सकता है दर्जन से भी ज्यादा अध्यक्ष जी, मुझे लगता है ज्यादातर अस्पतालों में इन पिछले 6-7 महीनों के अंदर जहां जहां पे भी ओपीडी काउंटर्स के टेंडर एक्सपायर हुए, नए टेंडर नहीं किए गए। नतीजा ये हुआ अध्यक्ष जी कि वो जो ओपीडी काउंटर थे वहां पे कोई होता ही नहीं था, कोई उनको चलाने वाला नहीं है। वहां पे कंप्यूटर वगैरह भी जो थे कॉन्ट्रैक्टर वो ले गए क्योंकि वो उन्हीं के थे। अब आप अध्यक्ष जी विजुलाइज कीजिए कि आप एक सरकारी अस्पताल में जाते हैं, आप ओपीडी काउंटर पे जा रहे हैं और ओपीडी काउंटर पे कोई बैठा ही नहीं है, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे क्योस मचेगा। और ये क्योस आपके दिल्ली के लगभग सभी अस्पतालों के अंदर पिछले 6 महीने से मचा रहा। जो गरीब आदमी, बेचारा बेसहारा आदमी, बीमार आदमी अपने इलाज के लिए उस सरकारी अस्पताल में जाएगा, वहां पे ओपीडी काउंटर पे कोई था ही नहीं। कई जगह पता चला, जैसे कुलदीप भाई हैं, ये अपने यहाँ के अस्पताल की वीडियो बना के लाए, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की, राजेश गुप्ता जी अपने यहाँ से दीपचंद बंधु अस्पताल की लेके आए। अध्यक्ष जी वहां पे ओपीडी काउंटरों पे सिक्योरिटी गार्ड और सफाई कर्मचारी को बिठा रखा था और वो हाथ से पर्ची बना रहे थे। जहां लाइन के अंदर 2 घंटे में नंबर आता था, वहां 6-6, 7-7 घंटे तक नंबर नहीं आ रहा। लोग अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, चुनी हुई सरकार को कोस रहे हैं, अपने विधायक को कोस रहे हैं कि भाई ये किस नर्क के अंदर हमको ले आए, यहां पे तो कोई पर्ची बनाने वाला नहीं है। अध्यक्ष जी मैं जानना चाहूंगा कि अगर एक सिक्योरिटी गार्ड ओपीडी काउंटर पे बैठा हो और कोई आदमी बताए कि भाई साहब मेरे हाथ के अंदर जो है एक फ्रेम डाला गया है, रॉड डाली गई है, अब उस रॉड के पेच निकलवाने हैं, किस डॉक्टर के पास भेजेगा वो? सैनिटरी वाला आदमी या कोई सिक्योरिटी गार्ड? दांत वाले के पास भेजेगा, आंख वाले के पास भेजेगा, किसके पास भेजेगा? ये तांडव दिल्ली के अस्पतालों के अंदर मचाया गया अध्यक्ष जी। अब जब इसके बारे में समिति ने जांच की कि भाई ये क्यों हुआ, तो जो सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट थे मिस्टर अमित सिंगला, उन्होंने शुरू में तो समिति को कोई जवाब ही नहीं दिया। हर बात पे वो जो है समिति को घुमाते थे, कभी कुछ बोलते थे, कभी कुछ बोलते थे।
और ऐसे दिखाते थे कि उनको मालूम ही नहीं कि इतना कुछ जो है सरकारी अस्पतालों के अंदर चल रहा है। उसके बाद हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस साहब को बुलाया, आशीष चंद्र वर्मा जी हैं वो, उनको बुलाया। वो अलग ही अपने एक एटीट्यूड के अंदर समिति के अंदर आते थे। उनको इसकी कोई परवाह नहीं थी कि 6 महीने तक इतने सारे अस्पतालों के अंदर ये हाल हुआ, ये क्योस मचा। उनसे कई बात पूछी गई, उन्होंने उसके जवाब जो है समिति को नहीं दिए। अक्सर सवालों के जवाब में आशीष चंद्र वर्मा कहते थे कि मुझे याद नहीं है, मेरे को फाइल देखनी पड़ेगी। जब हम कहते थे कि भाई आप फाइल मंगवा लीजिए, तो वो अपने अफसर को फाइल लेने के लिए भेजते थे और अफसर वापस फाइल लेके ही नहीं आता था। और इस तरीके से कई बार ये प्रोसीडिंग्स चली। अध्यक्ष जी, 28 दिसंबर, 3 जनवरी, 9 जनवरी, 16 जनवरी और 17 जनवरी को ये प्रोसीडिंग हुई। अंततः अध्यक्ष जी हमें ये पता चला, एक सिस्टम दिल्ली सरकार के अंदर चल रहा था, 2014 से चल रहा था। उस सिस्टम के अंदर जानबूझ के कोई कमी निकाली गई और उस कमी को निकालकर वापस डिपार्टमेंट में भेज दिया गया और डिपार्टमेंट फिर उस कमी को दूर करने के बहाने से उसने सारे के सारे काम अस्पतालों के ठप कर दिए, ओपीडी काउंटर्स के। हमने जब ये जानना चाहा कि भाई ये जो एआर स्टडी हुई जहां जहां हो गई, वहां इसके क्या रिजल्ट्स आए, तो जिस एआर स्टडी के लिए 6-6 महीने ओपीडी काउंटर खाली रहे, उस स्टडी के अंदर यह पता चला अध्यक्ष जी, जहां पे 13 काउंटर थे किसी अस्पताल में, वहां उस एआर स्टडी ने कहा नहीं 13 नहीं 12 होने चाहिए। मैंने कहा भाई ये तो कमाल ही हो गया। कहीं पे 16 काउंटर थे, तो एआर स्टडी हुई कई महीने तक और उसने जवाब दिया नहीं 16 नहीं 17 होने चाहिए थे। तो अध्यक्ष जी ये जो एआर स्टडी कराई गई, ये सिर्फ जानबूझ के एक षड्यंत्र के तहत कराई गई। इस स्टडी का कोई फायदा नहीं था। ये सिर्फ फाइनेंस सेक्रेटरी ने और हेल्थ सेक्रेटरी ने एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली के काम को ठप करने के लिए कराई, वरना इस एआर स्टडी का कोई रिजल्ट आता। अध्यक्ष जी हमने आशीष चंद्र वर्मा जी से, अध्यक्ष जी हमने आशीष चंद्र वर्मा जी से पूछा कि भाई हमने आपको पहली बार जो नोटिस भेजा था वो नवंबर में भेजा था। जी जी जी, इनकी याददाश्त खो गई थी। तो इनको हमने पूछा कि हमने आपको नवंबर में नोटिस दिया था और आपको नवंबर में ही 1 हफ्ते बाद उसका जवाब देना था, आपने जवाब नहीं दिया। तो वर्मा जी बोले कि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं पड़ता, मुझे ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। हम भी हैरान थे, हो सकता है नोटिस ना गया हो। हमने अपनी सेक्रेटेरिएट की फाइल मंगवाई, हमने कहा नहीं, आपको हमने पहले नवंबर में नोटिस दिया, उसके बाद दोबारा से हम आपको दिसंबर के अंदर रिमाइंडर दिया, नवंबर में भी हमने आपको पिटीशन की कॉपी भेजी, दिसंबर में भी आपको पिटीशन की कॉपी भेजी। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुझे नहीं मिला? तो उन्होंने बोला कि मेरे पास फाइल नहीं है, मैं फाइल देख के ही बता सकता हूं। मैं ऐसा अफसर हूं जो फैक्ट्स पे बात करता हूं, इधर उधर के अंदाजे से मैं बात नहीं करूंगा, मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा, कमेटी को कोई गलत बात नहीं बताऊंगा। ये उन्होंने उत पे कहा। और क्योंकि मेरे पास फाइल नहीं है, इसीलिए मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा। हमने कहा ठीक है भाई, पिछली बार भी ये फाइल का मामला हुआ था, हमने उनके डिप्टी सेक्रेटरी साहब को कहा, मनोज शर्मा नाम है, हमने कहा भाई आप एक काम कीजिए, इनकी फाइल ले आइए। और पिछली दफा जब आप फाइल लेने गए थे तो 2 घंटे तक आप लौटे ही नहीं, सेक्रेटेरिएट तो ये आधे घंटे दूरी पे है। तो इस बार ये नहीं चलेगा, इस बार समिति का एक आदमी आपके साथ जाएगा और आपको वापस लेके आएगा। तो अध्यक्ष जी हमने एक आदमी उनके साथ लगाया, हमने कहा कि जाओ मनोज शर्मा जी डिप्टी सेक्रेटरी हैं, आप फाइल लेके आओ। तो मनोज शर्मा जी उठे, एएस वर्मा जी की तरफ देखते रहे, आशीष चंद्र वर्मा जी की तरफ। हमने कहा आशीष जी इनको कहो, तो आशीष जी ने कहा नहीं जाओ आप फाइल ले। तो वो आशीष चंद्र वर्मा जी के सामने एक फाइल रखी थी, उसको ली, ऐसे बगल में दबाई और चल दिए फाइल लेने। अध्यक्ष जी मुझे लगा कि ये फाइल लेने जा रहे हैं तो एक फाइल ले जा क्यों रहे हैं यहां से, तो बड़ी अजीब बात है। मैंने कहा रुकिए, आप रुकिए, ये जो फाइल है आप यहां से ले जा क्यों रहे हैं, आपको तो लानी है, इसको यहीं छोड़ जाइए। नहीं सर मैं इसको लेके भी आऊंगा और मैं नई भी लेके आऊंगा। तो हमने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप ये फाइल दीजिए।
और शराफत से नहीं माने अध्यक्ष जी, फिर हमको तेज आवाज में कहना पड़ा आप ये फाइल यहां रखिए तब आप जाएंगे। अध्यक्ष जी जब उन्होंने वो फाइल हमारे सामने रखी, वो वही फाइल थी जिसको लेने वो सेक्रेटेरिएट जा रहे थे। और अध्यक्ष जी ये कौन कह रहा है आदमी? आशीष चंद्र वर्मा, वो आईएएस अफसर जो दो मिनट पहले सदन में ये कह रहे हैं हमें कि देखिए मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, जब फाइल मेरे सामने होगी तभी मैं बताऊंगा आपको। ओथ पे कसम खा के संविधान की उन्होंने कहा, आशीष चंद्र वर्मा जी। फिर हमने वो फाइल देखी, हमने कहा जी इसमें तो सबसे आगे नोटिस लगा हुआ है। दिसंबर में आपको नोटिस मिल गया, नवंबर में नोटिस मिल गया आपको, फिर दिसंबर में नोटिस आपको दोबारा मिल गया। पहली बार भी आपके पास पिटीशन की कॉपी लगी हुई है, दूसरी बार भी पिटीशन की कॉपी लगी हुई है, और इस नोटिंग में तो आपके साइन नहीं है, उस फाइल में उनके साइन नहीं है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस एसी वर्मा। और अध्यक्ष जी हमें तो बड़ी शर्म आई कि आप इस तरीके से इतने सीनियर मोस्ट अफसर को आप रंगे हाथों कमेटी को मिसलीड करते हुए पकड़े, झूठ बोलते हुए पकड़े, इस उम्र के अंदर वो करें। तो अध्यक्ष जी मैंने कहा कि ये जो वीडियो हम बनवा रहे हैं, उस वक्त हम वीडियो बनवा रहे हैं अध्यक्ष जी अब आजकल सारी की सारी, क्योंकि कल को ये कहें कि हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हमें ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम वीडियो बनवाते हैं इनकी। हमने कहा ये वीडियो आपके बच्चों को दिखानी चाहिए, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि पापा आईएएस ऑफिसर हैं, पता नहीं क्या काम करते हैं, उन्हें पता तो चले क्या करते हैं। गरीब गरीब लोग जिनके पास कोई सहारा नहीं, जिनका एक लौता कमाने वाला आदमी अपने कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल गया है, दिहाड़ी की उसने नुकसान किया है, वो अस्पताल में ओपीडी काउंटर पे जाता है तो ओपीडी काउंटर के ऊपर आपने चपरासी बिठा रखे हैं, स्वीपर बिठा रखा है, सिक्योरिटी गार्ड बिठा रखा है, और आप कह रहे हैं कि हम आईएएस अफसर हैं, मैं आशीष चंद्र वर्मा हूं, मैं दिल्ली चलाऊंगा। ऐसे कैसे होता है अध्यक्ष जी? ये सारी की सारी चीजें हमारे पास रिकॉर्ड पे हैं। और फिर हमने उनको ठीक किया, हमने कहा कि आप सीधा सीधा जवाब दो, आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो अध्यक्ष जी वो मामला भी आपके पास हम भेजेंगे, वो प्रिविलेज का मामला है, क्योंकि ओथ पे उन्होंने झूठ बोला और उन्होंने गुमराह किया, हमारा समय खराब किया। अब अध्यक्ष जी अब आप जेल भेजें उन्हें या जहां भेजें वो आपकी मर्जी है, मगर ये जो दोनों अफसरों का रवैया था, अब मैंने आशीष चंद्र वर्मा जी से पूछा, मैंने कहा भाई साहब मैं आपकी बात मान गया, आप सिस्टम के अंदर रिफॉर्म लाना चाहते हो, लानी चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं है, और आप ज्यादा जानते हो, हम तो कम जानते हैं सारी चीजें। आप रिफॉर्म अगर ला रहे हो तो आप लाओ, मगर जो चलता हुआ सिस्टम है आप उसको कोई ना रोक दोगे रिफॉर्म के लिए। आप चलता हुआ सिस्टम चलाओगे और रिफॉर्म ले आओगे। मैंने उनको एक एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा भाई मेरा एक घर है, मैं किराए पे रहता हूं और वो घर बहुत खराब है, मेरी बीवी बहुत परेशान है उस घर से, मतलब वो सिस्टम खराब है, मुझे उसको रिफॉर्म करना है, मेरे को नया कमरा चाहिए, नया घर चाहिए मुझे किराए पे। तो मैं क्या कहूंगा अपने मकान मालिक को, कहूंगा भाई मैं तेरे यहाँ 31 दिसंबर तक रहूंगा, दूसरा मकान ढूंढूंगा, उसको मैं बोलूंगा कि भाई 1 जनवरी से मैं तेरे यहाँ आ जाऊंगा, ये एडवांस पकड़। या हो सकता है मैं ये कहूंगा कि मैं तेरे यहाँ 30 दिसंबर को ही आ जाऊंगा, ये एडवांस पकड़, ये घर मेरा हुआ। मैं अपना सामान उस किराए के मकान से निकाल के नए किराए के मकान में डालूंगा। यही करेगा कोई भी आदमी, मतलब जो अनपढ़ होगा वो भी यही करेगा। अब ये हमारे इतने पढ़े लिखे आईएएस अफसर जो संविधान की कसम खा के जो है यहाँ पे बैठे हैं, जो मतलब इतनी तड़ी से बड़ी बड़ी गाड़ियों में मेरे टैक्स के दिए हुए पैसे से घूमते हैं, 3-3 गाड़ियां इनके घर में होती हैं, एक गाड़ी बीवी को ले जा रही है, एक गाड़ी जो है बच्चों को ले जा रही है। हम सब कुछ कहते हैं कि नहीं जी ये आईएएस अफसर हैं, बड़े अधिकारी हैं, काम कर रहे हैं। वो आईएएस अधिकारी क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेरे को अगर नया किराए का घर चाहिए तो पहले तो मैं इस घर को छोड़ दूंगा, अपना सारा का सारा सामान लाके सड़क पे रख दूंगा, और अब मैं अपने बीवी बच्चों को भी सड़क पे बिठा दूंगा। अब मैं कहूंगा कि अब मैं मकान ढूंढूंगा 3 महीने तक। ऐसे होता है क्या कहीं पे? आपने तो यही तो किया, आपने पूरी की पूरी सरकार को लाके सड़क पे बिठा दिया और बोला कि अब तुम्हारे लिए नया सिस्टम बनाएंगे, पहले जो पुराना सिस्टम खत्म करके तुम्हें सड़क पे लेके आएंगे हम। ये काम जो है आशीष चंद्र वर्मा ने किया, और ये काम होते हुए देखते हुए हमने पूछा अमित सिंगला जी से, भाई आप तो सेक्रेटरी हेल्थ हो, आपकी तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश के कि दिल्ली के अंदर जो हेल्थ सर्विसेज है वो बिल्कुल सही चले। ओपीडी काउंटर्स जैसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज को आपने खत्म कर दिया।
महीनों तक खत्म कर दिया, आपने क्यों नहीं बोला एसी वर्मा को? तो अध्यक्ष जी वहां पे भी वो गोल गोल घुमाते रहे। जब उनको हमने अच्छे से समझाया कि भाई अब हाँ या ना में बताओ, ये बहुत देर हो गए घूमते घूमते, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने एसी वर्मा जी को भी कहा था कि इससे दिक्कतें हो रही हैं, मैंने निहारिका राय जी को भी कहा था कि इससे दिक्कतें हो रही है, मैंने कुलानंद जोशी जी को भी कहा था कि इससे दिक्कतें हो रही है, मगर उन्होंने मेरी सुनी नहीं। तो अब अध्यक्ष जी इन सब लोगों ने मिलके जब ये दोनों लोग फंस गए, इधर फाइनेंस फंस गया, इधर हेल्थ फंस गया, तो हमने ये कहा कि भाई या तो तुम्हारी गलती है या इनकी गलती है, या तो हेल्थ की गलती है या फाइनेंस की गलती है। और अगर एक की गलती होती तो तुमको पॉइंट आउट करना चाहिए था, और तुमने पॉइंट आउट भी नहीं किया, तो इसका मतलब तुम दोनों की गलती है। तो इन सब ने मिलकर क्या षड्यंत्र किया अध्यक्ष जी? इन्होंने कहा किसी की गलती नहीं है, ये जो अस्पताल के एचओडीज हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और एमडीज हैं, इनकी गलती है। इन्होंने इनके ऊपर डाल दिया कि एमडीज ने हमें बताया ही नहीं, एमएस ने हमें बताया ही नहीं कि इतना कोहराम मच रहा है अस्पतालों के अंदर। तो हमने सारे एमडीज को अध्यक्ष जी, जितने हमारे अस्पताल हैं 32-33 हैं, सारे 39 एमडीज को हमने पिटीशन कमेटी में बुलाया, सारे एमडीज की हमने डिपोजिशन ली ऑन ओथ, और एमडीज ने ये बात बोल दी कि सर हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को कई बार कहा कि इससे अस्पताल के अंदर क्योस मच गया, कोहराम मच गया, हालत बहुत खराब हो गई, मगर इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। फाइनेंस डिपार्टमेंट के कहने पे हेल्थ सेक्रेटरी अमित सिंगला साहब ने कहा नहीं, जब तक एआर स्टडी नहीं होगी तब तक आप टेंडर नहीं लाओगे, ना तो नया लाओगे ना पुराना एक्सटेंड करोगे। तो अध्यक्ष जी जब हमने अब इन्हें बुलाया और बुलाना शुरू किया, तो अब इन्होंने पुराने टेंडर दोबारा से एक्सटेंड कर दिए कि जब तक एआर स्टडी नहीं होती तब तक आप इंटरिम अरेंजमेंट जो है आप चला लो। ये तो पहले भी हो सकती थी अध्यक्ष जी, ये अब क्यों हो रही है? क्योंकि अब समिति बुला रही है तो ये हो रही है। अध्यक्ष जी हमने इनकी बहुत सुनी और इससे हमें समझ में आ गया कि मिल के जो है ये षड्यंत्र रचा। अब अध्यक्ष जी हमने सोचा कि अगर ये षड्यंत्र दिल्ली में चल रहा है तो जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं नरेश कुमार जी, उनका भी तो वर्जन ले लेना चाहिए कि वो क्या मानते हैं इसके बारे में, कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो अध्यक्ष जी हमने नरेश कुमार जी को न्योता दिया कि भाई कल जो कल बीत गया उसमें आप बता दीजिए किस समय आप जो है अवेलेबल होंगे, दोपहर में आ जाइए तो 1 बजे या शाम को 5 बजे आ जाइए। तो उन्होंने हमें 6:30 बजे का कल का समय दिया। तो कल शाम को 6:30 बजे हमारी समिति बैठी, हमारे सारे साथी बैठे, अध्यक्ष जी बैठे हैं, अखिलेश जी, कुलदीप भाई बैठे हैं यहाँ पे, राजेश गुप्ता यहाँ पे बैठे हैं, वंदना कुमारी जी थी वहाँ पे थी, जून साहब थे और अपने करतार सिंह तंवर थे। ये सब लोग अध्यक्ष जी कल रात को 9:30 बजे तक बैठे थे चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ, और हमने चीफ सेक्रेटरी साहब से जानना चाहा कि ये क्या हो रहा है, मतलब इतना नीचे कोहराम मच रहा है, आप क्या कर रहे हैं? तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी हमें पूरा यही बताया कि भाई देखिए बहुत सारे सिस्टम खराब हैं, उन सिस्टम्स को मैं थोड़ा ठीक करना चाहता हूँ, करना चाहिए, मैं रिफॉर्म करना चाहता हूँ, करना चाहिए, मैं चीज़ों को सिस्टमैटिक करना चाहता हूँ। ये चीज़ें ऐसी एडहॉक बेसिस पे चल रही थी सर 2012 से 2009 से, मैं इन सब चीज़ों को ठीक करने की तरफ ले जा रहा था और मैं चाहता हूँ सारी चीज़ें सिस्टम में हो जाएं। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, सिस्टम में हो जानी चाहिए। और उसकी वजह से जो उन्होंने कहा कि ये जो है ये दिक्कत आई, तो हमने कहा मगर ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट नहीं बनाया गया इसके अंदर, क्या इसके लिए कोई दोषी है? तो उन्होंने ये बात मानी समिति के आगे कि हाँ स्टॉप गैप अरेंजमेंट बनाना चाहिए था। जिस दौरान एआर स्टडी हो रही है उस दौरान भी ओपीडी काउंटर्स को मैन करने के लिए आपको कोई इंटरिम टेंडर अरेंजमेंट करनी चाहिए थी, और नहीं हुई तो ये गलती है। तो हमने कहा चलिए आपने ये मान ली गलती है, अब आप ये बताइए कि इस गलती की सजा क्या है? भाई गलती है तो कोई सजा तो होगी। तो बोले नहीं भाई सजा के बारे में तो मैं जो है अभी नहीं बता पाऊंगा। हमने कहा कुछ तो सजा हो। फिर हमने उनको एएस वर्मा जी के लिए बताया, आशीष चंद्र वर्मा जी के लिए। तो उन्होंने आशीष चंद्र वर्मा जी का हमने नाम लिया, तो उन्होंने बताया कि देखिए आशीष चंद्र वर्मा तो मेरे बहुत पुराने वाकिफ हैं, मेरे साथ अरुणाचल प्रदेश के अंदर काम करते थे और मैं जानता हूं कि वो बहुत सिंसियर अफसर है। हमने कहा ठीक है, आप उनके बारे में सुनो कि वो अपने सामने रखी हुई फाइल को कह रहे हैं कि वो सेक्रेटेरिएट से मंगवाएंगे और हमें मिसलीड कर रहे हैं, हमें झूठ बोल रहे हैं, हमारा समय खराब कर रहे हैं।
कंटेम्प्ट कर रहे हैं, आप उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? उन्होंने कहा नहीं तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कार्रवाई क्या करेंगे उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो अध्यक्ष जी, आपके जो चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली के, वो ये बात मान रहे हैं कि गलतियां हो रही हैं और खूब हो रही हैं, मगर वो कार्रवाई के नाम पे जो है चुप हो जाते हैं। फिर हमने उनसे पूछा दी आपने हमें इतना कुछ बताया कि आप पूरा सिस्टमैटिक चलते हैं और एडॉकिज्म बर्दाश्त नहीं करते, आप पूरी ब्यूरोक्रेसी के हेड हैं दिल्ली में, जितने भी HODs हैं दिल्ली के अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनसे उनके जो इश्यूज हैं वो जानने का कोई मैकेनिज्म तो होगा आपके पास। हफ्ते में एक दिन मिलते होंगे, 2 हफ्ते में एक दिन मिलते होंगे। तो बोले मैं चाहता हूं मैं हफ्ते में एक दिन मिलूं, मगर मैं मिल नहीं पाता, मैं बहुत बिजी रहता हूं, वगैरह वगैरह चीजें बताई। किसी से 2 हफ्ते में मिलता हूं, किसी से 3 हफ्ते में मिलता हूं, मगर 4 हफ्ते में एक बार तो जरूर मिल लेता हूं सारे HOD से। तो अध्यक्ष जी, ये बात सामने आ गई कि 4 महीने में 4 हफ्ते में एक बार वो HOD से निश्चित तौर पे ही मिलेंगे। हमने उनसे कहा कि देखिए, जल बोर्ड के अंदर पिछले 6 महीने से पैसा नहीं आया। ऋतुराज भाई यहां पे बैठे हैं, इनके यहां 160 किलोमीटर जल बोर्ड ने लाइन खोद दी सड़क, और 30 किलोमीटर की रिस्टोरेशन करी, बाकी 130 किलोमीटर खुद ही पड़ी थी। सर, इनके चुनाव के समय में 130 किलोमीटर सड़क इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद ही पड़ी थी। आप बताइए जनता ने क्या हाल किया होगा इनका? क्यों खुद ही पड़ी थी? क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जल बोर्ड को पैसा नहीं दिया पिछले 6 महीने से। तो हमने उनसे पूछा कि जी 6 महीने से पैसा नहीं आया जल बोर्ड के पास, आपको ये इशू मालूम है? बोले मेरे को नहीं मालूम, मुझे दिसंबर में जब मालूम पड़ा तो मैंने वो पैसा दिलवा दिया। तो हमने कहा भाई, अगर दिसंबर से 6 महीने पहले से इशू था और आप कम से कम 4 हफ्ते में तो HOD से मिलते हैं, तो 6 बार आप जल बोर्ड के CEO से मिले होंगे, आपको 6 बार उसने इशू बताया होगा, तो आपने क्यों नहीं किया? तो बोले मेरे को इशू नहीं बताया। तो मैंने कहा यहां पे अब आपकी जवाबदेही तय करने की बारी आती है। अगर आपके CEO ने आपको 6 महीने के अंदर भी इशू नहीं बताया, तो आप CEO के ऊपर कार्रवाई करो जल बोर्ड के। और अगर आपको इशू बता दिया तो आप गड़बड़ी कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि होता रहे और आप उसको इग्नोर कर रहे थे। आपको एक तो लेना पड़ेगा ना, चॉइस लेनी पड़ेगी, या तो आपको CEO ने बता दिया और आप इग्नोर कर रहे थे तो आप गड़बड़ है, आपको CEO ने नहीं बताया, 6 महीने तक वो इसको अवॉइड करता रहा, तो आपका CEO गड़बड़ है, आप CEO को निकालो। ना आप CEO को निकालते हो, ना आप अपनी गलती मानते हो। तो अध्यक्ष जी, उस बात पे वो चुप थे। सेम चीज हमने हेल्थ से पूछी। हमने कहा भाई, आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में इतनी समस्या थी, आपको पता क्यों नहीं चली? अगर आपको पता चली तो आपने सॉल्व क्यों नहीं की? क्योंकि उन्होंने खुद कहा अध्यक्ष जी कि अगर मेरे को कोई भी समस्या पता चलती है तो मैं 1 से लेकर 5 दिन में उस समस्या को रिजॉल्व कर देता हूं। ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। मिनिमम 1 डे, मैक्सिमम 5 डेज। तो अध्यक्ष जी, हेल्थ के अंदर दिक्कत थी, सॉल्व नहीं हुई। मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर दिक्कत थी, सॉल्व नहीं हुई। बिजली की कंपनियों को पेमेंट नहीं हो रही, वो सॉल्व नहीं हुई। आपके बस मार्शल्स को पेमेंट नहीं हो रही 3 महीने से, वो सॉल्व नहीं हुई। आपके जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर है, इनको पैसे नहीं दिए जा रहे, ये सॉल्व नहीं हुई। हर विभाग में पेंशन नहीं मिली, DTC एम्प्लॉइज को ना सैलरी मिली ना पेंशन मिली महीनों से। बिल्कुल, बसों की AMC का पैसा नहीं दिया जा रहा, और आपके वक्फ बोर्ड के अंदर तनख्वाह नहीं दी जा रही। अध्यक्ष जी, दर्जनों ऐसे मामले हैं, मतलब कई दर्जन ऐसे मामले हैं जो हो रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। तो हमने कहा भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है। अध्यक्ष जी, हमने उनके हाथ में 3 दर्जन, कम से कम 3 दर्जन अखबार की क्लिपिंग्स दी। हमने कहा जी, अक्टूबर से छप रहा है, दिसंबर तक छपा है, ये आपके हाथ में है, हमारे हाथ में। क्या आपने अखबार के अंदर ये नहीं पढ़ा कि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिल रही, मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर टेस्ट रुके हुए हैं, दिल्ली जल बोर्ड को पैसा नहीं मिल रहा, अस्पतालों के अंदर OPD काउंटर नहीं है? तो अध्यक्ष जी, इस पे उनका जवाब सुनिए, चीफ सेक्रेटरी साहब का, दिल्ली के हेड ऑफ ब्यूरोक्रेसी का जवाब। वो कहते हैं कि मैं अखबार रोज नहीं पढ़ता। कहा भाई, ये कैसे हो सकता है? कह रहे बस पढ़ता हूं, इतना नहीं है, मैं इतना ध्यान से नहीं पढ़ता। अध्यक्ष जी, छोटे से छोटे अधिकारी के पास दिल्ली सरकार में बेसिक नियम है, सबसे पहले वो अगर ऑफिस में आएगा तो सबसे पहले उसको उसके डिपार्टमेंट की, विभाग की क्लिपिंग दी जाती है कि ये पढ़ो क्या छपा है आपके विभाग के बारे में अखबारों के अंदर। तो ये कैसे संभव है कि चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि मैंने अखबार नहीं पढ़ा? चीफ सेक्रेटरी अखबार नहीं पढ़ रहे, उन्हें पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है।
ग्राउंड पे क्या हो रहा है चीफ सेक्रेटरी को पता नहीं चल रहा, उनके एचओडी उनको बता नहीं रहे, उनको कुछ पता नहीं चल रहा। तो अध्यक्ष जी ये कैसे हो सकता है? तो हमने कुल मिला के ये समझा और हमारे कई मेंबर्स को ऑफिसर्स ने कन्फाइड किया कि ये सारी की सारी जो आर्म ट्विस्टिंग है, ये जो बाह मरोड़ी जा रही है, ये मुख्य सचिव द्वारा ही मरोड़ी जा रही है। मुख्य सचिव नरेश कुमार जी अफसरों को डराते हैं, धमकाते हैं कि दिल्ली सरकार के जो वेलफेयर स्कीम्स है इनको किसी भी तरीके से रोको, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक के हों, चाहे वो अस्पतालों के हों, चाहे वो और किसी चीज़ के हों। और अध्यक्ष जी कल हमने अपनी रूल बुक के अंदर एक प्रोविजन है कॉन्फिडेंशियल डिपोजिशन रिकॉर्ड करने का, हमने अपने कई अफसरों की कॉन्फिडेंशियल तौर पे डिपोजिशन ली और मैं आपको शब्द शब्द उनके बताता हूं कि उन लोगों ने क्या कहा। वो हमने इसके अंदर इटैलिक्स के अंदर इस रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि जब हमने उनसे अकेले में पूछा तो कमेटी की डेलिब्रेशन ये है और कंक्लूजन ये है, मेनी ऑफिसर्स वर थ्रेटन्ड बाय द चीफ सेक्रेटरी एट द बिहेस्ट ऑफ ऑनरेबल एलजी। जो मुख्य सचिव हैं वो दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय का नाम लेके अफसरों को डराते धमकाते हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ी शॉकिंग तो कोई खबर इस सदन के लिए हो ही नहीं सकती। भाई जिनको केंद्र सरकार ने इस दिल्ली का अभिभावक बना के भेजा हुआ है कि भाई ये अभिभावक है हमारे, ये एडमिनिस्ट्रेटर है हमारे, वो ये काम कर रहे हैं कि वो एक मुख्य सचिव के हवाले से अफसरों को डरा धमका रहे हैं और काम रुकवा रहे हैं। दूसरा सुनिए अध्यक्ष जी, एक अफसर ने कहा महिला पुरुष हमने ही और शी दोनों लिखा है ताकि ये समझ में ना आए कि वो कौन था। वन ऑफिसर कन्फाइडेड that he or she is so scared of the Principal Secretary Finance, Mr. Ashish Chandra Verma, Dr. Ashish Chandra Verma, that he or she is more comfortable sending a WhatsApp text to the Honorable Deputy CM rather than reporting this issue to Dr. AC Verma. वो अफसर ये कहता है या कहती है कि हम डिप्टी सीएम को तो टेक्स्ट भेज सकते हैं कि कोई परेशानी है, मगर फाइनेंस सेक्रेटरी एसी वर्मा साहब को टेक्स्ट तक भेजने में हमें डर लगता है कि पता नहीं ये क्या इसकी रिपरकशन हो कि हमने इनको कोई समस्या बताई। ये टेरर है एक अफसर का, जो अफसर हमारे यहाँ आके छोटे छोटे बच्चों की तरह झूठ बोल के गया। अगला सुनिए अध्यक्ष जी, ऑफिसर्स ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट आर बीइंग थ्रेटन्ड दैट एनी एक्टिव रोल इन द वर्किंग ऑफ मोहल्ला क्लिनिक्स कैन लैंड देम फेसिंग प्रोसिक्यूशन बाय सीबीआई। मोहल्ला क्लिनिक के विषय में अगर कोई अफसर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करता है, कोशिश करता है कुछ काम हो जाए, तो बोलते हैं कि सीबीआई बहुत जल्द आएगी आपके पास, चक्कर में मत पड़ो मोहल्ला क्लिनिक के। तो मोहल्ला क्लिनिक को तो छूना भी जो है वो ऐसे बताया जाता है कि आपके पीछे सीबीआई आएगी। अगला अध्यक्ष जी बताया गया, सम ऑफिसर्स इन अ फ्रेंडली एडवाइस आस्क द कमिटी मेंबर्स टू वेट फॉर द जजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट as services are likely to be given back under the control of the elected government। कुछ अफसरों ने, एक दो अफसर थे जो हमारे एक दो मंत्री जी के साथ काम करते रहे हैं, उनने एक दो मंत्री की हमारी तारीफ की, उन्होंने कहा कि नहीं बहुत अच्छा, बोल्ड मंत्री हैं और काम हम भी करना चाहते हैं, काम सरकार भी करना चाहती है, मगर जब तक आपके पास सर्विसेज नहीं आएगा तब तक आप काम कर नहीं पाएंगे, आप थोड़ा धैर्य और रखिए। हमारे मेंबर्स थे, कहा कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, सर्विसेज आपको मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से और फिर जो है आपका काम हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। एक अफसर ने लिखा। फिर एक और दूसरे अफसर ने क्या लिखा, हमने एक अफसर से पूछा सर कि भाई ये जो एसी वर्मा है ये तो हमको बहुत गालियां देते होंगे कि कमेटी वाले रोज इन्हें बुला लेते हैं, तो उनके विषय में बताओ जी, आपको याद है क्या कहा था? उनका ये कहना था कि भाई ये जो दिल्ली के चुने हुए विधायक हैं ये अपना काम कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत दबाव है कि वो काम को ना होने दें, लेकिन कमेटी के माध्यम से सही, लेकिन ये विधायक अपने काम सरकार के और जनता के जो काम है वो करवा रहे हैं, तो उनको कमेटी से कोई दिक्कत नहीं है और इसी माध्यम से सही वो जनता का काम कर पा रहे हैं जिसके लिए वो आईएएस बने थे। तो अध्यक्ष जी इस तरीके से अफसरों ने बात कही और इसके बाद समिति के पास एक ही तरीका था कि
अगर उपराज्यपाल महोदय के बारे में इस तरीके की बात आ रही है तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसके हिसाब से तो हमको उपराज्यपाल महोदय से उनकी तरफ की बात जाननी चाहिए, उनका पक्ष जानना चाहिए। मगर हमारी समिति की जो शक्तियां हैं वो सीमित शक्तियां हैं। हमारी समिति की इतनी शक्तियां नहीं है कि हम उपराज्यपाल महोदय का जो है डिपोजिशन जो है रिकॉर्ड पे ला सकें, वो ठीक भी नहीं रहेगा। इसलिए समिति ने कहा कि जो पूरा का पूरा सर्कमस्टेंसेज हैं, जो पूरा का पूरा माहौल है, वो ये दिखा रहा है कि महीनों से ये खबरें दिल्ली के अखबारों के अंदर छप रही हैं कि फला अफसर हैं आशीष चंद्र वर्मा, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, इन्होंने दिल्ली का ये काम रोक दिया, इन्होंने दिल्ली का ये काम रोक दिया, इन्होंने दिल्ली का ये काम रोक दिया। क्या उपराज्यपाल महोदय ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई की? कोई नहीं की। क्या उपराज्यपाल महोदय ने कोई खबर प्रेस रिलीज में दी कि मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आशीष चंद्र वर्मा को बुलाया और पूछा कि कैसे हो रहा है कि दिल्ली के जो वेलफेयर के काम हैं, अस्पतालों के काम हैं, मोहल्ला क्लिनिक के काम है, वो कैसे रुके जा रहे हैं? क्या किसी, मैं सदस्यों से जानना चाहता हूं, क्या किसी सदस्य ने सुना कि एलजी साहब ने किसी अफसर को इनको बुला के कहा हो, एसी वर्मा जी को, कि भाई आप काम करो? ये सुना? कोई एलजी साहब की तरफ से कोई जो है इस चीज के अंदर हमें जो है कोई पॉजिटिव काम नहीं दिखा। दिल्ली के अंदर अक्टूबर महीने से अध्यक्ष जी ये खबर चल रही है कि गरीब बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही। उसकी रिपोर्ट भी हम कल समिति के आगे पेश करेंगे। क्या एलजी साहब ने पूछा, किसी को बुला के किसी अफसर के ऊपर कार्रवाई की कि कैसे रोक दिया आपने दिवाली से पहले गरीबों की पेंशन? कोई कार्रवाई नहीं। तो अध्यक्ष जी अंततः जो है हमने इस समिति के अंदर ये माना कि ये जो अमित सिंगला जी हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, आशीष चंद्र वर्मा जी हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, और जो चीफ सेक्रेटरी हैं नरेश कुमार जी, ये तीनों जो हैं इस षड्यंत्र के अंदर शामिल हैं। और इस षड्यंत्र का जो इशारा है, इस षड्यंत्र की जो डोर है, वो हमारे माननीय उपराज्यपाल महोदय के हाथ में है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके की स्थिति में दिल्ली का गरीब आदमी आज फंसा हुआ है। और हमने इसके अंदर राष्ट्रपति महोदय जो हैं हमारे, उनको जो है इसके अंदर हमने करबद्ध निवेदन किया है कि आप जो है इस रिपोर्ट का संज्ञान लीजिए, और जो दिल्ली के मुख्य सचिव हैं नरेश कुमार जी, और दिल्ली के जो माननीय उपराज्यपाल हैं विनय सक्सेना जी, उनके ऊपर आप जो है उचित कार्रवाई कीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मुझे लगता है कि जो सौरभ भाई ने अभी ये यहाँ पे बात कही है बहुत गंभीर बात है, और इस मामले में दिल्ली की जनता काम रोके गए हैं। चीफ सेक्रेटरी को और फाइनेंस सेक्रेटरी को, हेल्थ सेक्रेटरी को तुरंत प्रभाव में सस्पेंड किया जाए। उससे पहले कोई बात नहीं बनेगी अध्यक्ष जी, क्योंकि ये दिल्ली के लोगों के, गरीब लोगों का काम रोकने का मामला है और हम सब लोग दिल्ली के जनता के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो इसको, इन दोनों को सस्पेंड किया जाए, सस्पेंड किया जाए। सभी लोग समर्थन करते हैं, सभी लोग समर्थन करते हैं, सस्पेंड किया जाए, इन दोनों को सस्पेंड किया जाए अध्यक्ष जी। तीनों लोगों को, हेल्थ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और इनके मुखिया जिनके द्वारा एक काम रोका गया, चीफ सेक्रेटरी को सस्पेंड किया जाए। तभी दिल्ली की जनता को न्याय मिल पाएगा, तभी जल्दी भलाई हो पाएगी। माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर बैठे। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, अपनी अपनी सीट पर बैठे, अपनी अपनी सीट पर बैठे माननीय सदस्य। हाउस 4:15 बजे तक सस्पेंड किया जाता, हाउस एडजॉर्न किया जाता है 4:15 बजे तक।